Okay, so chapter that we are going to start today is what? Federalism. ओके, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने प्रीवियस चैप्टर में जो पावर शेयरिंग का था उसमें काफी अच्छे तरीके से समझ लिया था कि जब पावर को डिवाइड किया जाता है, व्हाट वी सॉ इन द स्टोरी ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम में जो प्रॉब्लम्स हुई तो वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया था। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि वहां पे पावर को क्या किया गया, पावर को एक जगह नहीं सेंट्रलाइज किया गया बल्कि उसको क्या किया गया, स्टेट लेवल तक या फिर जो भी उसकी जो लोअर जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स थी, वहां पे पावर को दे दिया गया। ओके, तो इस तरह से वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका की जो मेजोरिटेरियनिज्म जो गवर्नमेंट थी उसने सारा पावर अपने पास रखा, और वहां पे जो माइनॉरिटी के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिला, और जिसके वजह से वहां पे सिविल वॉर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मेन। अभी हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा बाद में पहुंचेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, ओवरव्यू वाले पोर्शन को छोड़ दें, तो आपका पहला ही टॉपिक आएगा व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना। आई थिंक आपने उसको देखा होगा, एनसीईआरटी देखते रहिएगा मेरे साथ ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो उसमें बहुत ज्यादा मैं आपसे पूछूंगा नहीं। ओके, पूछूंगा मतलब कि बहुत ज्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, बट मैं बताता जाऊंगा उसको। सो फेडरलिज्म के डिफिनेशन में हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, क्योंकि लिंक कर चलेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो हमने वहां पे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्या किया था, दो जगह की स्टोरी को हमने वहां पे पढ़ा था। दोनों जगह में प्रॉब्लम्स थी। ओके, लेकिन हमने देखा कि बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता है, जो एकोमोडेशन कह सकते हैं या जो, ठीक है ना, वो काफी अच्छे तरीके से दिया गया। कैसे दिया गया कि बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट हो या जो रीजनल गवर्नमेंट हो, ओके, वहां पे पावर को क्या कर दिया गया था, दे दिया गया था। इसके साथ साथ वहां पे ये फील भी किया गया था कि कहाँ पे, बेल्जियम में, कि केवल पावर को दे देना, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देती है तो ये डर भी रहता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कि हो सकता है जो पावर जो है वो क्या है, वो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले ले। इसीलिए 1993 में, ठीक है ना, कब, 1993 में, आपको पता होगा, आई थिंक मैंने आपको बताया था 70 से 1993 तक, हो सकता है आपको याद भूल भी गया हो, कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, 4 टाइम्स चेंज किया था। ओके, और अल्टीमेटली 1993 में क्या हो जाता है, चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो जाती है तो एक तरह से वो फिक्स हो गई है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लीडर, मिनिस्टर आपसे वो छीन नहीं सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पे पावर को डिवाइड किया था। इसके साथ साथ 1993 तक जाते जाते क्या हुआ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे पावर के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। इसका मतलब वो फिक्स हो गया कि ये पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बट श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में चीजें कुछ नहीं हुई थी। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो सेम, वहां पे श्रीलंका ने कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया था, यूनिटरी सिस्टम एडॉप्ट किया था। आई विल टेल यू दैट व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है वहां पे कौन सा सिस्टम था, एक तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट था, मींस वहां पे सारा का सारा पावर क्या था, वो एक जगह सेंट्रलाइज था, इसने पावर को डिवाइड नहीं किया, और यही रीजन था जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे होता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एंड दैट इज व्हाट, टॉपिक का मतलब कि जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे वो यहीं से आएंगे, दैट द डिफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। Okay, so what is the definition of federalism? So you can see here that it is a system of government with power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है ना, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ही मान लें, अगर ये अपने पावर को डिवाइड करती है, ओके, अगर ये अपने पावर को डिवाइड करती है किसके बीच में, जो वेरियस सब यूनिट्स हैं, जैसे क्या हो सकता है, स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री का, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने गुड गवर्नेंस के लिए क्या किया, ताकि अच्छे से चीजें चलती रहें, उसने पावर को दे दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे, ये अपने पावर को उससे भी कम वाले लेवल पे पहुंचा दे, जिसको कि हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में।
तो कहने का मतलब ये है कि डिफिनेशन अगर आएगा तो इजीली आप लिख सके इसको, दैट इट इज a सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके, फेडरलिज्म व्हाट, फेडरलिज्म इट इज a सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सब क्या है, ये सब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक जो पावर होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी, अरे यार, हाँ, क्या होगा, सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होगा, और इसके साथ मतलब क्या होगा, पावर तो उसके पास होगा, इसके साथ साथ किसको पावर दे दिया जाएगा, तो उसकी जो वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स बनाई गई हैं, ओके, अब यूनिट्स वो क्या हो सकती हैं, तो वो यूनिट्स हो सकती हैं, स्टेट हो सकता है, और नॉर्मली ये देखा गया है जो जनरली, ठीक है ना, जो जनरली जो है, ठीक है ना, इसको यूजुअली भी कहते हैं जनरली, फेडरलिज्म में टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट। कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू लेवल, जनरली ऐसा देखा जाता है। बट कुछ ऐसी कंट्री में जहाँ पे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो टिपिकल होते हैं, लाइक इंडिया, तो यहाँ पे टू लेवल से भी ज्यादा नीचे तक पहुंचा दिया गया है, जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, दैट इज व्हाट, लोकल गवर्नमेंट, ओके, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो जो हमारा जो रूरल जो गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत वाला जो गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट है, थ्री लेवल की गवर्नमेंट। यूजली कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, टू लेवल की गवर्नमेंट, ओके। चलिए, अब चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी टू लेवल की गवर्नमेंट है, ओके। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें आपका क्या होगा, पहला जो होगा वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होगा, जिसको जिसको हम अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग नेम से जानते हैं। इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटायर कंट्री के लिए, और इसका वर्क ये होता है कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट की जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं, वो इसको देखता रहता है, जो कंट्री पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड लेवल आता है, उसको उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविंसेस कहते हैं, उसको हम स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम जो ये होता है, टू डे जो वर्क जो होता है, ठीक है, छोटे मतलब कि डे टू डे जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्टेट्स में, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है ना, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी, ओके। चलिए, अगर वो प्योर फेडरलिज्म है तो दोनों का जो जो क्या होगा, जो पावर दिया गया वो एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट हो गए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी बात नहीं करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना पसंद, मतलब वो अपने अपने एरिया में वो क्या होंगे, वो फील्ड वो मतलब एक तरह से वो मतलब फ्री होंगे, ठीक है ना। चलिए, और फेडरलिज्म जो होगा, तो जो फेडरलिज्म में जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स का मेरा मतलब मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसकी जो वेरियस यूनिट्स हैं, जैसे स्टेट्स हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास क्या होगा, पावर होगा, और ये किसी के लिए आंसरेबल नहीं होंगे कि हम ये काम करेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना, खास करके किसके लिए, सेंटर के लिए, ओके। आप ये मत माइंड में रखिएगा कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे हम देखेंगे कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, ओके, नॉट अ प्योर फेडरल नेशन, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी कंट्री प्योर प्योर फेडरल नेशन है, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो यूएसए जैसी कंट्री, वहां पे क्या है, वहां पे जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में कंट्री की तरह ही होती हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो आंसरेबल नहीं है अपने काम के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, अपनी स्टेट को चला सकती है, ओके। इंडिया में भी है, बट कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं दैट इंडिया इज नॉट अ प्योर फेडरल कंट्री, इसको हम क्वैसी फेडरल कहते हैं या सेमी फेडरल कह सकते हैं, जो आगे हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हो गई। चलिए, तो अपने फेडरल गवर्नमेंट को देख लिया, अब देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, तो आपके बुक में डिस्कस किया होगा यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। तो वहां पे क्या होता है, एक वन लेवल की गवर्नमेंट होती है, पूरे कंट्री का एक ही गवर्नमेंट है, ओके। और उसमें जो यूनिट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें स्टेट्स नहीं होते हैं, बट वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो एक तरह से उनके अंडर में काम करने वाले हैं हर एक चीज के लिए, मतलब इनके पास कोई सपोज करो कोई सेंटर है, और इसमें जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स तो होंगे लेकिन सारा का सारा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और ये जो क्या होंगे, ये जो स्टेट जो होंगे, कोई आवाज आ रहा है क्या यहाँ से, नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सब ऑर्डिनेट होंगे, मतलब उनके अंडर में काम करेंगे, हर एक चीज के लिए उनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो अपने फ्री होके काम नहीं कर सकते, उनके उनको हर एक स्टेप पे क्या है चाहिए उनको, मतलब कि इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी वो काम कर सकते हैं, ओके। तो
सेंटर जो है वो क्या करेगा, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी काम करवाना है तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा, तभी वो लोकल या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो कर सकती है। जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में सिस्टम यही है, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम, कि वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे सेंटर है, स्टेट्स भी हैं, लेकिन स्टेट्स स्टेट्स किस तरह से काम करती हैं, स्टेट्स काम करती हैं सबऑर्डिनेट की तरह। ओके, प्लेसमेंट पे मैसेज आ रहा है किसका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, दिखा भी नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए, वॉइस में दिक्कत होगा तो हमको बता देगा। तो ये होगा हो गया आपका यूनिटरी। तो फेडरल का एक तरह से अपोजिट क्या होता है, यूनिटरी। तो फेडरल मैंने बताया जहां पे टू या फिर मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, जो स्टेट्स होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी अपने काम के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेंगी, ठीक है ना, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना है। बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा कि एक लेवल की गवर्नमेंट है, और उसमें जो यूनिट्स हैं, मीन्स उसमें जो स्टेट्स हैं, वो एक तरह से सब ऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे। मतलब कि एक गुलाम की तरह कह सकते हैं, वो क्या काम करेंगे, और उनको हर एक चीज के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। अब हमारा आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो भी टोटल का टोटल 5 मार्क्स में, एंड दैट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, ये बहुत बार पूछा है। अब देखिएगा, हमको लग रहा है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा डिटेल में तो यहीं से आएगा। या तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस उसको समझते रहिएगा ताकि चीजें आपको आपके लिए इजी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर फेडरल कंट्री है, ठीक है ना, कोई भी अगर फेडरल नेशन है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें मिनिमम होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं दैट दैट कंट्री इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल नेशन। क्या क्या उसमें होना चाहिए। पहला पॉइंट बताने की जरूरत आपको है नहीं, दैट हैज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा, मैंने आपको बताया क्या, दो भी यूजुअली कितना हो सकता है, दो हो सकता है, उससे ज्यादा तीन भी हो सकता है, जैसे कि इंडिया में। ओके, चलिए, फिर सेकंड अगर देखेंगे तो इसके पास सेकंड अगर फीचर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको इसके लिए क्या है, जो भी जो भी लेवल जो होंगी, ठीक है ना, जो भी लेवल है, हम जब भी हम दो ही लेवल को मान के चल रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल, ठीक है। तो जितने भी लेवल्स हैं उनका अपना पावर और ज्यूरिडिक्शन होता है। पावर और मतलब पावर और ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन का मतलब कहते हैं एरिया पावर। इसको ज्यूरिडिक्शन बार बार आएगा तो इसका मतलब होता है क्या, एरिया पावर, ठीक है। किसका मैसेज आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं हम, एक मिनट। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे हटेगा। वेट यार, नहीं छूना चाहिए था। ओके, ये कहाँ गायब हो गया। सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, चलिए, वैसे वैसे करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जब हम क्लास ले रहे हो तो उसके बाद आप लोग बता देते, डिस्टर्ब होता है। खास टीचमेंट ग्रुप पे आ रहा था तो बोला कुछ आप लोगों की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए, तो हम आपको क्या, सॉरी, हाँ, क्या बता रहे थे। तो हम्म, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ये फीचर्स ऑफ व्हाट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो पहला मैंने आपको बताया था क्या, दैट टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो होना चाहिए तभी वो फेडरल नेशन होगा। ओके, दूसरा मैंने आपको पावर और ज्यूरिडिक्शन, मतलब पावर और ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या, ज्यूरिडिक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ पावर, कि कोई भी क्या है, गवर्नमेंट है या लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो कहाँ तक अपने पावर को यूज कर सकता है, उसको हम कहते हैं पावर और ज्यूरिडिक्शन। मतलब हर किसी का पावर फिक्स हो कि ये यहाँ तक काम कर सकता है, ये इस चीज पे लॉ बना सकता है, ये इस चीज पे टैक्स ले सकता है, तो उसका एक पावर ऑफ जुरिडिक्शन होना चाहिए। ये एक फीचर है किसका, फेडरलिज्म का, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो ज्यूरिडिक्शन जो है, जो पावर को जो बताया गया है कि आप ये पावर यूज कर सकते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ ये काम कर सकते हैं। ऐसे अगर ओरली किया जाएगा तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, वो पावर को वापस ले ले या उसको माने ही ना।
तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कहेगा तो कहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है ये। तो इसीलिए जो भी पावर का डिवीजन है या फिर जो भी ज्यूरिडिक्शन है उसको स्पेसिफाइड होना चाहिए किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो एक तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलना चाहिए कि ये पावर आपको हम दे रहे हैं और आप उसको यूज करिए। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो बेसिक प्रोविजन कहते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं, ठीक है ना। तो उनको अगर चेंज करना है, मतलब जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन चीजें जो हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, मेन चीज जो है, अगर हम अगर चेंज करना हो तो वो क्या होगा, वो दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट मिलके ही चेंज कर लेंगी उसको यूनिलैटरली। यूनिलैटरली एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में आएगा, यूनिलैटरली। ठीक है ना, यूनिटी का मतलब होता है अलोन, अकेले। मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है ना, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कोई एक गवर्नमेंट चेंज ना कर पाए। ऐसे चीजों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको फंडामेंटल प्रोविजन कहते हैं, जो बेसिक थिंग्स जो कहते हैं, उसको कोई एक गवर्नमेंट चेंज ना कर पाए, उसको दोनों गवर्नमेंट मिलके ही चेंज करें। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे फेडरलिज्म सही से प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं एक और पार्ट में, जिसमें ये कि एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, एक कोर्ट होना चाहिए जो एक डिसीजन देने वाले का काम करे, इसको अंपायर वर्ड भी यूज किया गया, यहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी होगा कि एक कोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे एक पावरफुल कोर्ट होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, कभी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो वो एज एन एम्पायर क्या करें, वो वहां पे आए और अपना डिसीजन दे। ओके, चलिए इसके साथ साथ जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी फिक्स होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए कि इस चीज पे टैक्स ये लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टैक्स लगाने का पावर हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो फिर उसका इनकम कैसे आएगा, तो फिर वो डिपेंड हो जाएगा किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाएगा तो फिर किस तरह का फेडरलिज्म। ओके, तो इसलिए ये कहा गया कि एक फेडरल नेशन वो नेशन होता है जहाँ पे क्या किया गया हो, जहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया हो। स्पेसिफाई का मतलब होता है क्लियर कर देना, ठीक है ना, कहीं पे क्लियर कर देना, बता देना। ओके, तो एक फेडरल नेशन में ये बता दिया जाता है कि इस चीज पे टैक्स हम लेंगे, एग्रीकल्चर पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, बैंकिंग पे जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, पुलिस पे टैक्स होगा तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है ना, और करेंसी पे जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन आता है सेम इसी तरह से पॉइंट वाइज, अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं तो आपके बुक में भी बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया होगा, लास्ट पॉइंट थोड़ा मिस्टेक किया है, वो एक्चुअली पॉइंट नहीं है, वो दूसरी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया ना, फिर से मैं आपको जल्दी बता दूं कि टू क्या क्या होना चाहिए फेडरल नेशन में, टू या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड मैंने आप बताया कि पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन, पावर और ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, कि ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि किसका पावर कहाँ तक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी ज्यूरिडिक्शन हो, जो भी एरिया ऑफ पावर जो है, ठीक है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए। फिर मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कोई एक लेवल मतलब अकेले चेंज ना कर पाए, अगर कोई चेंज करना है तो दोनों लोगों का अगर परमिशन होगा तभी वो हम चेंज कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्या, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जो है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या बेसिक जो चीजें हैं उसको अकेला कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, इसके साथ मैंने बताया कि कोर्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कोर्ट होना चाहिए जो अंपायर की तरह काम करे। और लास्ट मैंने बताया कि रेवेन्यू का सोर्स भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सब यूनिट्स जो हैं उनके पास भी इनकम का सोर्स आ सके। आई थिंक जल्दी से रिप्लाई करिएगा, क्या आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ में आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए तब बिना किसी कंफ्यूजन के आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे जल्दी जल्दी करिएगा रिप्लाई ना, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए तो हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, खास करके इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, एंड दैट इज, मैंने आपको क्या बताया कि यही सारी चीजें फीचर्स ऑफ क्या, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो एक तरह से हमने ये देखा कि क्या हुआ, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि एक तरफ क्या है, एक तरफ से सेंटर है और स्टेट है। ओके, फेडरलिज्म हमने देखा कि जो सेंटर है वो अपने में आजाद है और जो स्टेट है वो अपने में आजाद है। ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, इस तरह से अगर किया जाए, 1 मिनट।
ठीक है ना। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे बीच में स्टेट गवर्नमेंट है, तो जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने स्टेट्स में इंडिपेंडेंट है और वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। लेकिन ये चीजें हर जगह नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये जगह हर जगह नहीं होती हैं, ओके, कि हर जगह पे सारे जो स्टेट्स हैं वो इक्वल पावर को यूज करें, ठीक है ना। स्टेट आंसरेबल ना हो या फिर सेंटर और स्टेट एक तरह से इक्वल हो। ये हिस्टोरिकल जो फॉर्मेशन रहा है फेडरेशन का, ठीक है ना, जो फेडरेशन का जो हिस्टोरिकल जो फॉर्मेशन हुआ कि किस तरह से वो बनी है, वो डिसाइड करता है कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा। क्या स्टेट इक्वल, स्टेट और सेंटर इक्वली क्या होंगे, वो पावरफुल होंगे, सेंटर को पावर नहीं होगा स्टेट के काम में इंटरफेयर करने का, या फिर सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा और उसको जब लगेगा कि इंटरफेयर करना चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर ले। ये किस पे डिपेंड करता है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे और किस तरह से वो फेडरेशन बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि फेडरेशन किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। फेडरेशन किस तरह से बना, तो यहाँ पे आपको पहला ही देगा, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ओके, चलिए हम अभी देख लेंगे कि इसमें क्या होती है। पहले हम थोड़ा सा इसको चार्ट के थ्रू देखते हैं। सपोज करो क्या है कमिंग टुगेदर, मतलब कि पहले क्या थी, छोटी छोटी ऐसे यूनिट्स थी, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी क्या थी, यूनिट्स थी। उन्होंने ये उनको ये लगा कि हम बहुत, हमारा जो एरिया है या हम जो जो यूनिट्स हैं वो बहुत कमजोर है, बहुत ही वीक है, ठीक है। और अगर हम क्या होंगे कि अगर हम एक हो जाएं, हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक यूनियन बनाए, ठीक है ना, या अपना एक फेडरेशन बनाए, तो फिर हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है ना, मिलेंगे और एक बड़ा यूनिट बनाएंगे, एक बड़ी यूनिट बनाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम फेडरेशन कहेंगे। तो इस तरह के फेडरेशन को कहा था कमिंग टुगेदर, कि जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होते हैं, मिलके बड़े यूनिट में चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि कोई भी एक बड़ा यूनिट है, उसको उस कंट्री को रन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने अपने पावर को क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को या छोटे छोटे यूनिट्स में दे दिया, जिसको स्टेट्स कहा जाता है। ओके, तो जब कोई एक लार्ज यूनिट क्या करे, वो डिसाइड करे कि हमको पावर को क्या करना है, जो अपने लोअर यूनिट को देना है, तो उसको होल्डिंग टू द, होल्डिंग का मतलब ये है कि वो पावर को क्या करेगा, वो दे देगा, लेकिन सब पे अपना कंट्रोल बना के रखेगा, उसको जकड़ के रखेगा। होल्ड का मतलब क्या होता है, जकड़ के रखेगा उसको। पावर तो दे देगा लेकिन उसको जकड़ के रखेगा। अब हमारे पास दो तरह के फेडरेशन आ गए, फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर एंड सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला पॉइंट इसका देखिए, आप क्या लिखा है, सेम चीज समझ में आ रहा है ना, दैट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। सिंपल सी बात है, अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो कमिंग टुगेदर का मतलब क्या, कि जब क्या है, छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो बड़े होके, वो मतलब एक साथ मिलके क्या हो गए, वो बड़े यूनिट में चेंज हो गए। ओके, अब ये बताइएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है या फिर समझने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं, कि जब ये छोटे स्टेट्स क्या है, मतलब कि ये जो फेडरेशन बना है, ध्यान से सुनना, ये जो फेडरेशन बना है वो किसके वजह से बना है, इन छोटे छोटे स्टेट्स की वजह से बना है। इन्होंने ये डिसाइड किया तब जाके ये फेडरेशन बना, ये ऑर्गेनाइजेशन बना। यहाँ पे ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स बने, जो पावर दिया गया वो किसके वजह से दिया गया, वो इस सेंटर के वजह से ये हुआ है, ये छोटे छोटे स्टेट्स की वजह से नहीं है। तो मैं आपको बता, मतलब क्या ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो स्टेट्स होते हैं वो इस फेडरेशन से कहते हैं क्या, कि आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। क्यों, क्योंकि आप मेरी वजह से ही हैं, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे वजह से है। ये जो बड़ा यूनिट होता है वो क्या करता है कि आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि छोटे छोटे स्टेट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके वजह से है, मेरे वजह से, इसलिए यहाँ पे मेरी चलेगी। और क्योंकि ये स्टेट्स की वजह से ये यूनियन बना हुआ है, इसलिए इनका चलेगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे फेडरेशन में जो कमिंग टुगेदर होते हैं, वहां पे जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके उनको इक्वल पावर दे दिया जाता है। सारे स्टेट्स एक तरह से आजाद होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो चलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है, ठीक है ना, इसमें जो होता है, इसमें अनइक्वल पावर होता है, क्योंकि इसमें जो सेंटर होता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, तो क्या आपको लग रहा है इसको अब इतने अच्छे तरीके से अब कोई समझा सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। अब पॉइंट को देखने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं, तो आपको पता हो गया। सेकंड क्या हो गया, अब इन्होंने क्या किया, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेंटी। मतलब पूलिंग का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा किया उन्होंने, ये जो छोटे छोटे स्टेट जो थे उन्होंने पावर को इकट्ठा कर दिया, एक पास लाया। और क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स की वजह से ही वो यूनियन है, इसलिए सबके पास इक्वल पावर है। एग्जाम्पल प्लीज आप याद रख लीजिएगा एमसीक्यू के लिए, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें वही है कि जब लास्ट जो कंट्री है वो डिसाइड करती है कि हम छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे। ओके,
सेंटर इज मतलब क्या है, मतलब कि डिवीजन भी मतलब होता है कंपेयर होता है ना, कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो सेंटर है वो स्टेट के कंपेयर में क्या है, ज्यादा पावरफुल होता है। ओके। और जो स्टेट जो होती हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें भी किसी स्टेट को ज्यादा पावर दे दिया जाता है। जैसे जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहां पे पावर ज्यादा दे, मतलब उनको ज्यादा एक तरह से दिया जाता है। जो यूटीज होती हैं उनको थोड़ा सा कम पावर दिया जाता है। और जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे स्पेशल पावर दिया जाता है, आप समझ सकते हैं उसको, आगे देखा भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया हो गया एग्जाम्पल, स्पेन हो गया, बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन है, ये होल्डिंग टुगेदर है, कि एक बड़ी यूनिट ने डिसाइड किया कि हम अपने पावर को डिवाइड कर देंगे। कमिंग टुगेदर ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और पावर को शेयर करेंगे इक्वली। तो क्या आप जल्दी से बताइएगा कि ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन आएगा तो अंदर से नॉर्मली पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। ओके। चलिए, जब समझ में आ गया तो टाइम क्या वेस्ट करना है इसमें। इनकी सिक्योरिटी, अब हमको लग रहा है समीर वो उस वाले अपार्ट में आप होंगे, इनकी सिक्योरिटी का मतलब, अरे इतना इजी था, फिर मैं फिर बताऊं उसको, चलो ठीक है देखते हैं। हम्म। चलिए बताते हैं फिर से। हम्म। तो इनकी सिक्योरिटी, हाँ यहाँ पे है, समय मैं ये मैं बता रहा हूँ कि इनकी सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है ना, ये जो छोटे जो स्टेट्स हैं, तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू टेक एनी डिसीजन। कि अगर कोई कंट्री क्या है, कंट्री क्या है, वो फ्री है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। तो इन्होंने अपने अपने पावर को, एक तरह से पावर के अपने ने पावर को क्या किया है, एक तरह से एक जगह पुल किया, एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने अपने आइडेंटिटी को क्या किया, मेंटेन करके रखा। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पे जो कल्चरल कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन होगा, तो ये एक पास तो आए, ठीक है ना, उन्होंने अपना यूनियन तो बनाया, ठीक है ना, लेकिन उनका जो उनकी जो आइडेंटिटी है उन्होंने उसको रिटेन किया। रिटेन का मतलब क्या होता है, उसको उन्होंने बचा के रखा। उसको खत्म नहीं किया कि हमने यूनियन बना दिया तो सबका कल्चर एक हो जाए, सबका ट्रेडिशन एक हो जाए, सभी लोग एक लैंग्वेज बोलने लगे, ये सारी चीजें नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉवरेंटी मतलब कि क्या हुआ, अपने पावर को एक साथ लाया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने आइडेंटिटी को भी रिटेन किया, मेंटेन किया था। तो सिंपल सा मतलब अगर इसको समझा जाए तो मतलब ये है कि जो उनका छोटा छोटा पावर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पूल कर लिया। पूल का मतलब क्या किया, एक पास ला दिया और वो और ज्यादा पावरफुल हो गए। ओके, समझ में आ गया? ओके चलिए। तब हम बढ़ते हैं आपका एक और। किस टर्म का सर, तो इस टर्म का कोई एग्जांपल नहीं है, किस टर्म का? यूएसए मैंने बताया ना, मैंने बताया तो था, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब कमिंग टुगेदर हैं, ठीक है ना, फेडरेशन। तो अब ये जो जितने भी वेस्ट इंडीज जो है वो भी कमिंग टुगेदर है। तो इस टर्म का कोई एग्जांपल नहीं। और टर्म कौन सा, टर्म का मतलब क्या, टर्म का मतलब समझे नहीं, मतलब इनकी इनकी सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि वो अपनी सिक्योरिटी को, अपने अपने प्रोटेक्शन को वो बढ़ाएंगे ना। जब वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं आपस में मिल जाएंगे तो वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ओके। अगर वो अलग अलग रहते, अब छोटे छोटे यूनिट, तो कोई भी उन पर अटैक कर लेता, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो एक पास आएंगी तो उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा ज्यादा होगी, या अपनी वो सुरक्षा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, अब हम बिना डिले किए हुए अब हम बढ़ते हैं किस पे, एक और टॉपिक पे। और ये भी एक गजब का क्वेश्चन आता है आपका, दैट व्हाट, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो या तो ये क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म का फीचर बताने के लिए कोई भी फाइव, और या फिर ये आता है कि व्हाट हैज मेड इंडिया फेडरल कंट्री, कि इंडिया को हम फेडरल नेशन क्यों कहते हैं, जरा इसको बता दीजिए। ओके। चलिए,
ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम जरा देख लेते हैं। पहले तो हम मतलब देखने का मतलब ये है कि अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू पहले पढ़े तो उसमें हमको ये मिलेगा कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि वहां पे पावर को डिवाइड कर दिया गया या एक पास पावर रखा गया श्रीलंका में। तो ये छोटी छोटी कंट्री थी और वहां पे देखो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो जब हम इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वहां पे चीजें कैसे अरेंज हुई, कैसे वहां पे इतनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा गया कि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया की स्टोरी को। तो आपको पता होगा कि 1947 में जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिला, उस समय का जो दौर था वो काफी ज्यादा, एक तरह से कह जाए तो बहुत ज्यादा एक फियर वाला माहौल था उस समय, क्योंकि उसमें पार्टीशन हुआ था, खून खराबा बहुत ज्यादा हुआ था। ओके, और जैसे ही हमको आजादी मिली उसके जस्ट बाद से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो उसमें सबसे पहले ही आर्टिकल में ये लिख दिया दैट इंडिया विल बी अ व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या हो गया, क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि वहां पे ये बता दिया गया क्या, कि इंडिया क्या होगा, वो कुछ राज्यों का समूह होगा, मतलब स्टेट्स का वो क्या होगा, वो यूनियन होगा। कभी भी इंडिया को एक प्योर फेडरेशन नहीं कहा गया, फेडरेशन वर्ड यूज ही नहीं किया गया है इंडिया के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना। इसके अंदर वो फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री है, लेकिन इंडिया को एक प्योर फेडरल नेशन कहना गलती होगी। क्यों गलती होगी, तो मैं आपको उसको उसके बारे में यहीं पे बता दूंगा अभी। ठीक है। खैर, जो हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हमारे पास जब टाइम मिलेगा तब हम उसको ये सब चीजें देखते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि पिछला जो फीचर हमने पढ़ा था कि क्यों किस बेस पे हम किसी कंट्री को फेडरल कंट्री कहेंगे, तो मैंने सब बताया था, वन लेवल वाला गवर्नमेंट बताया था, ज्यूरिडिक्शन बताया था, स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो देखिए क्या क्या वो इंडिया में है ये सारी चीजें। ठीक है। चलो, तो एक तरह से अगर देखा जाए कि सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है दैट वर्ड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है कि इंडिया के पास एक फेडरल फीचर होगा, क्योंकि इंडिया को कहा गया है क्या, कि वो एक यूनियन बस नहीं है, एक सेंटर बस नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है ना, वो स्टेट्स का एक कलेक्शन है, ऐसे आप सिंपली समझ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वहां पे स्टेट्स भी होंगी, उनको पावर भी दिया जाएगा। देन सेकेंड बेस पे हम कह सकते हैं क्या, कि क्यों ये फेडरल नेशन है इंडिया, बिकॉज इट हैज व्हाट, थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला ही फीचर मैंने आपको बताया था कि एक फेडरल नेशन के लिए जरूरी है कि मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू या फिर मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। तो हमारे पास तो तीन लेवल है, कौन कौन सा, यूनियन लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, और एक तरह से पंचायत या लोकल गवर्नमेंट। तो सेकंड फीचर भी हमको बता रहे हैं कि इंडिया क्या है, फेडरल नेशन क्यों है। ओके, देन यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एक तरह से, अगर देखा जाए, तो मैंने आपको बताया था ना, एक टर्म बताया था, ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किसका पावर कहाँ तक है। तो लॉ बनाने के पावर लेजिस्लेटिव के पास है, ये डिफाइन है। ओके, हर एक चीज के पास, इसके साथ साथ तीन लिस्ट भी हमारे कंट्री में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, कि लिस्ट बताए, लिस्ट का मतलब क्या, कि यूनियन गवर्नमेंट किस किस लिस्ट पे अपना मतलब कि वो लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे अपना लॉ बना सकता है, दोनों स्टेट मिलके किस पे लॉ बना सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है अच्छे तरीके से। तो वो भी एक फीचर था ना ज्यूरिडिक्शन का, कि ज्यूरिडिक्शन भी क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरह से ये थोड़ा स्पेशल फीचर यहाँ पे आ जाएगा कि इंडिया में क्या है, ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जो भी स्टेट्स हैं, मतलब क्या, जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनका मतलब क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करे, जिसको यूटीज कहते हैं। तो ये पॉइंट अभी आप छोड़िएगा, क्योंकि अभी मैं जब यूटी के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो चीजें आपके सामने आएंगी, कि यहाँ पे स्टेट्स को जो पावर है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स को एक ही तरह का पावर दे दिया गया है। किसी को पावर ज्यादा दिया गया, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं 28, किसी को पावर बहुत कम दिया गया, जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं 8, किसी को स्पेशल पावर दिया गया है, जैसे कुछ स्टेट है, नागालैंड हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे स्पेशल पावर दिया गया, ये सारी चीजें। ओके, चलिए, फिर जो फीचर है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी बेसिक चीजें जो होंगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो फंडामेंटल जो प्रोविजन होंगे, खास करके जो पावर शेयरिंग जो फंडामेंटल माना जाता है, इसको अगर चेंज करना है, ओके, इसको अगर चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का सिंपल सा मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर बताया जाए
ठीक है, इंडिया में, इंडिया की अगर बात की जाए, और इसके पहले भी था, जैसे कि आई थिंक इसमें था, तो मैं आपको भूला, या फिर आगे वो हो सकता आए, ठीक है ना, वो, हाँ वो आगे आएगा। ओके, वो आगे आएगा, जिसको हम देखेंगे इंडिया वाले पोर्शन में, हालांकि मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बट आगे भी वो धीरे धीरे वो आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि ये इस वाले केस में, कि जो सबसे पहले पहले ये, कि अगर कोई भी बेसिक चीज चेंज करना है तो कोई एक लेवल मिल के चेंज नहीं करेगा, उसको दोनों लेवल क्या होने चाहिए, दोनों लेवल मिल के चेंज करने चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें हैं, जो भी जो मेन जो चीज जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग ही ले लिया जाए, तो पावर शेयरिंग में जो चीजें अगर चेंज करनी होंगी, तो चेंज कैसे होगा, सबसे पहले वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। इसके बाद तो कितने मेजोरिटी से, 3/4 मेजोरिटी से, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है ना, 66% वाला मेजोरिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना, 3/4 के मेजोरिटी से क्या होगा, वो पास होगा। इसके साथ साथ 50% से ज्यादा स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर होंगे, या फिर स्टेट्स जो होंगे, वो अगर परमिशन देते हैं, तब जाके उसमें चेंज किया जाएगा। ध्यान से सुनना है इसको, कि मैंने आपको बताया था फीचर वाले में, कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को अगर चेंज करना है फेडरल कंट्री में, तो अकेले कोई एक लेवल चेंज नहीं करेगा, उसको दोनों लेवल मिलके चेंज करेंगे। इंडिया में वो है, क्या है, कि अगर किसी भी मेन चीज में चेंज करना है, जैसे पावर शेयरिंग का एग्जांपल ले लिया जाए, तो पहले वो एक हाउस से पास होगा, राज्यसभा से, जहाँ पे वो स्टार्ट होगा, फिर लोकसभा से पास होगा। उसके बाद अब कितने इसमें राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेजोरिटी से, 3/4 के मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ओके, मतलब 4 लोगों में से 3 लोग उस पे अपना रेटिफिकेशन या परमिशन मिलना चाहिए। उसके बाद ये जाएगा स्टेट्स में, तो जितने भी स्टेट्स हैं, तो 15% से ज्यादा स्टेट, सपोज करो 28 स्टेट्स हैं, तो 15 स्टेट्स का भी परमिशन होना चाहिए, कि ये क्या किया जाए, इसमें चेंज किया जाए, तब जाके उसमें चेंज हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है होगा ये। और इंडिया में ऐसा है कि जो भी मेन मेन चीजें हैं, चाहे प्रेसिडेंट का पावर हो गया, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये सारी चीजें फंडामेंटल चीजें होती है, इसमें चेंज करना आसान नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं हम 6 वाला देख रहे हैं, कि जो मैंने आपको फीचर बताया था, कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए, तो इंडिया में है, ठीक है ना। तो इंडिया में भी क्या है, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एपेक्स कोर्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हाई कोर्ट है ही, बट जो एपेक्स जो है, सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है, वो कौन सा है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वो डिसाइड जो कर लेता है, उसको जो होते हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको वो फॉलो करती है, उसको वो मानती है। तो इतना सारा फीचर इंडिया में है, सो वी कैन से दैट इंडिया इज आल्सो अ फेडरल कंट्री। तो हम कहेंगे इस तरह से, हम क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे, बट अगर डीपली अगर देखें, तो इंडिया एक क्या है, एक फेडरल नेशन, एक प्योर फेडरल नेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाता है, टाइम टाइम पे वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। चलिए, फिर इस भी टॉपिक को, हमारे ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को, कि इंडिया को हम कैसे क्यों कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक फेडरल नेशन है। ओके, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कि इसमें एक टर्म आया था लिस्ट के बारे में, वही ज्यूरिडिक्शन वाला, कि कौन किस पे क्या कर सकता है, पावर बना सकता है। तो कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको शेड्यूल जो होगा, आपको पता होना चाहिए कि 12 शेड्यूल है, उसमें से जो 7 जो शेड्यूल है, वो लिस्ट के बारे में बताता है, कि कौन कौन से लिस्ट कहाँ पे हैं। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और क्या हो गया आपका कंकरेंट लिस्ट। एक आएगा आपका रेसिडुअरी लिस्ट, उसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से प्रोविजन आएगा, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यूनियन लिस्ट में कौन से आएंगे, ऐसे सारे सब्जेक्ट आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जो कंट्री के लिए जरूरी होंगे। ओके, और इस पे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए। बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब किसके पास है, यूनियन के पास। ओके, ये फिर देखेंगे स्टेट में, तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोकल इशू के होते हैं, स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अकेले इस पे लॉ बना सकता है। जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ओके, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ये देखा गया कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, दोनों के जरूरी होते हैं, और उस पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, मिलके उस पे लॉ बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, दोनों के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है ना, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, तो ये सब कंकरेंट में आता है। दोनों लेवल, मतलब कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलके, मतलब जिस तरह से उनको जरूरत होगी, वो इस पे क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। लेकिन अगर किसी लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी एक लॉ को लेके क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है मैं ये लॉ बनाऊंगा इस पे,
और स्टेट गवर्नमेंट कहा कि नहीं ये लॉ बनना चाहिए इस पे। तो ये भी सिस्टम यहाँ पे है कि अगर सेंटर और स्टेट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है कॉन्करेंट लिस्ट को लेके, तो जो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी उसकी बात को माना जाएगा। ठीक है ना, जो ये बताता है कि हमारे कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। ओके। एक होता है आपका रेसिडरी लिस्ट, तो लिस्ट, तो ऐसे लिस्ट जो उस टाइम पे नहीं वो सामने आए थे। ठीक है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय चीजें हमारे हमारे मतलब कि सामने नहीं थी। जैसे कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, या आपका सैटेलाइट हो गया, वायरस हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आईटी से रिलेटेड, तो उस समय नहीं थी। साइबर क्राइम हो गया, ठीक है ना, अकाउंट हैकिंग जो होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें अब इस समय सामने आई हैं। तो उस जो तो ऐसा कहा जाता है कि जो चीजें इस समय सामने आती हैं, ठीक है ना, नई नई चीजें जो सामने आती हैं, उस समय चीजें नहीं थी, तो उनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखा गया है। किस में रखा गया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है ना, या फिर इसको रेसिड्यूरी लिस्ट भी हम कहते हैं। तो इस पे भी लॉ बनाने का जो पावर होता है वो किसका होता है, वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। सो वी हैव फोर लिस्ट एक्चुअली: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट। एक बार जल्दी से बता दें, ऐसे लिस्ट जिसपे लॉ बनाने का जो पावर है वो यूनियन के पास है, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट जिसपे लॉ बनाने का जो पावर स्टेट के पास केवल है। कंकरेंट लिस्ट जिसपे लॉ जो है वो क्या है, वो दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी ऐसे सब्जेक्ट थे जो उस समय नहीं थे, तो बाद में जितने भी चीजें इंक्लूड होती हैं, नई नई चीजें आती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको रिशिडरी लिस्ट में रखा जाता है, और इस पे भी जो लॉ बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। फटाक से बताइए, ये लिस्ट वाला टेंशन खत्म हुआ आपका, समझ में आया ये? सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट का मतलब क्या कि किस किस मैटर पे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वो एक सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी या फिर मैथ साइंस। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी एक स्पेशल चीज, जो जो भी चीज, चाहे वो पुलिस हो गया, इरिगेशन हो गया, मैरिज हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कि इस सब्जेक्ट पे ये यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, इस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, ओके ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं फिर। ओके। चलिए, अब देखते हैं आगे वाला कौन सा ये, हाँ। तो एक तरह से इसको देख ही लिया जाए, हालांकि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो उसको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो आई थिंक हर एक चीज अब क्लियर होता जा रहा है। चलिए ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर, हाँ चलो, सब चीज चाहिए, चलो। तो मैं यहाँ पे एक आपका एक और हेडिंग आएगा, और वहां पे आपका हेडिंग आएगा एक तरह से। तो कुछ चीजें अगर छूटेंगी तो आप समझ सकते हैं ना, छूटेंगे मतलब ये है कि हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे हैं, तो हर एक चीज को, कुछ चीजें जो हैं, जो हमको बताना चाहिए अपने जरूरी हैं, खास करके फ्यूचर के लिए। बट अभी हम क्लास 10th के रिलेटेड ये पढ़ रहे हैं। तो वहां पे हम यूटी क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन रहा है यूटी का बनने का, यूनियन टेरिटरी का क्या 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 रीजन हो सकता है उसका, इंडिया में कैसे यूटीज बने हैं। और आर्टिकल 371 के बारे में मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्टेट को हमने स्पेशल पावर दिया हुआ है, क्योंकि एमसीक्यू हो सकता है आपके उसमें आ जाए, आपके एग्जाम में। तो आप पढ़ेंगे इसी वाले पोर्शन के रिशिवरी के बारे में, के आगे उसी वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देते हैं हम लोग। कि मैंने बताया कि इंडिया जैसे फेडरल नेशन में सारे स्टेट को सेम पावर नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कल्चर और ट्रेडिशन वो हमारे सोसाइटी से काफी अलग होता है। ठीक है ना, वो काफी वो इंडिजीनियस होते हैं, इंडिजीनियस मतलब कि क्या, वो देसी होते हैं। ठीक है ना, वो जिस स्टेज में बहुत पहले से हम लोग जो मतलब कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अभी उसी स्टेज में जी रहे हैं। वो जंगलों में रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पूजा पाठ करते हैं, उसको अपना भगवान मानते हैं, जो ट्राइबल जो लोग होते हैं एक तरह से। ओके। तो उनको क्या है कि उनका ट्रेडिशन काफी अलग है।
और हम अगर जाके उनके बीच में अगर रहना शुरू कर दें, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तो वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे। उनका जो अपना कल्चर ट्रेडिशन है वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, एक तरह से डिसअपियर हो जाएगा। तो एक तरह से आर्टिकल 371 बनाया गया था, और एक लाइन में अगर कहा जाए तो व्हाट इज आर्टिकल 371, सो इट इज एन आर्टिकल फॉर व्हाट, टू गिव सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ लोकल पीपल। ओके, तो एक ऐसा आर्टिकल है जो एक सेफ गार्ड देता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, जो लोकल पीपल होते हैं उनको सेव करने के लिए। जैसे जो ट्राइबल लोग हो गए, तो उनके एरिया में कोई ना जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसा लॉ ना बना दे जिससे वहां के लोग डिस्टर्ब हो जाए, वहां पे माइनिंग का काम ना करवाने लगे, वहां पे डिफॉरेस्टेशन ना करवाने लगे, वहां पे रोड्स ना बनवाने लगे। तो इसके लिए आर्टिकल 371 बनाया गया, और इसी से रिलेटेड आर्टिकल 370 था, जो आपको पता है, जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो उसके बारे में डिस्कस हमको अभी करना नहीं है। तो हमको 371 में जो क्या किया है, कि जो भी ट्राइबल जो लोग हैं, या फिर ऐसे जो स्टेट्स हैं, खास करके जो असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तो उन स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया गया है। क्यों दिया गया है, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि इन स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, वो हमारे नॉर्मल सोसाइटी से काफी अलग रहते हैं। वो उनका कल्चर हमारे कल्चर से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है ना, उनको उनके लिए जो नेचर है वही सब कुछ है। तो वहां पे जाके उनका जो लैंड है वो छीन लेना, उनसे फॉरेस्ट को कट कर देना, तो इन चीजों से उनको बचाने के लिए उनको लैंड राइट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आर्टिकल 371 दिया गया। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इसमें आपका क्या आ जाए, 371 के बारे में पूछ दे, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि कई लोगों का, ये बताए आप लोगों का डाटा नहीं ना खत्म हो रहा है, नहीं तो हम कुछ टॉपिक अभी होल्ड करके हम एग्जामिनेशन टाइम पे पढ़ें। डाटा बचा हुआ है ना आपका? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो एक हेडिंग होगा, आप उस बुक को तुरंत ओपन कर लीजिएगा। इसमें ये है कि हाउ ई फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि इंडिया में क्या हुआ है, फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया गया। ठीक है ना, कि कैसे ये हम अब मान ले कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा चीज ना जान के, ठीक है ना, आप सिंपल सा यहाँ पे ये जानिएगा कि सबसे पहला उसको कहते हैं क्या, कि जो मेजर टेस्ट है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर जानना है कि वो है कि नहीं, तो टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। आप लोग कितना पढ़े हैं, या बहुत पढ़े हैं, कम पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा, टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो जो सबसे मेजर जो टेस्ट है, कि ये जानने का कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये इसका सबसे जो मेजर टेस्ट है वो क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब कहने का ये है कि इंडिया में जो स्टेट्स बनाए गए वो लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या, दो स्टेट्स स्टेट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसको कहते हैं क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, तो इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको उनको क्या किया है, लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया है। तो इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, कि जब हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट ही बना दे रहे हैं, और आई थिंक आपको पता होना चाहिए, अब याद रखिएगा इसको, कि हमारे कंट्री में लैंग्वेज के बेस पे ठीक है ना, बनने वाला जो पहला स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था। ओके, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। खैर, इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा बताया गया, तो इसमें ये दिया हुआ कि 1947 से अभी आपका 2022 चल रहा है, इस समय तक इंडिया का मैप काफी चेंज हो गया है। पहले क्या थे, पहले कुछ पुराने स्टेट थे, या तो उनको खत्म कर दिया गया, उनके जगह पे नए स्टेट्स को बनाया गया, उनकी बाउंड्री को चेंज कर दिया गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमको इंडिया मिला हुआ था 1947 में, उसी तरह से इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब क्या, कि जो स्टेट्स हैं, जो ये डिवीजन जो था, उसी तरह से हमने रखा नहीं। जब जब हमारे लीडर को ये फील हुआ कि नहीं, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें पावर और ज्यादा देना चाहिए स्टेट्स को, या और स्टेट्स बनाने चाहिए, तब तब स्टेट को बनाया गया। ठीक है ना, 1947 से अभी अभी तक बहुत सारे पुराने स्टेट्स का क्या किया है, बाउंड्री चेंज करके पुरानी स्टेट्स का क्या क्या नया स्टेट बनाया गया, उनका नेम तक चेंज कर दिया गया। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए वो इजी रहे। जैसे कि राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था, तो राजस्थान चेंज हो गया। ओके, क्योंकि वो पार्टिकुलर कास्ट को करता था। फिर आपका ये यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था किसको, उत्तर प्रदेश को। सेंट्रल एक तरह से अगर देखा जाए तो उसको सेंट्रल प्रोविंस किसको कहा जाता, मध्य प्रदेश को कहा जाता था। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर किसको कहा जाता था, पंजाब को कहा जाता था। तो उनका नाम चेंज करके ये नया 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 क्या किया गया, नाम लिया रखा गया। ओके, केवल ऐसा नहीं कि केवल लैंग्वेज के बेस पे ही,
ये भी देखा गया कि अगर किसी भी स्टेट का कल्चर अगर सेम है, ठीक है ना, ये मतलब एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग या एक तरह के कल्चर वाले लोग एक पार्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या गया, अलग स्टेट ही बना दिया गया। फॉर एग्जांपल नागालैंड, तो वहाँ पे नागा ट्राइबल लोग क्या है, वहाँ पे ज्यादा हैं, तो उनके लिए एक अलग स्टेट बना दिया गया। ओके, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जियोग्राफिकली वो डिफरेंट थे, ठीक है ना, जैसे कि हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि उत्तराखंड की ज्योग्राफी माउंटेनियस थी, ठीक है ना। यूपी की जो और रेस्ट ऑफ जो यूपी है उसकी ज्योग्राफी वो प्लेन वाला था। तो दोनों का जो कल्चर है, जो एथनिसिटी है, जो क्या है, वो अलग है, ठीक है ना। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो अलग तरीके से अपना बिहेव करते हैं, ठीक है। जो प्लेन में रहते हैं उनका जो कल्चर ट्रेडिशन अलग होता है, तो इसलिए उसको बांट दिया गया कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग रहें और हम लोग अपने अकॉर्डिंग रहें। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस किया गया है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे क्या किया गया, नए नए स्टेट्स को बनाया गया है। और सबसे पहला जो स्टेट था कि हमने लैंग्वेज के ही बेस पे स्टेट बनाना शुरू कर दिया। बट केवल लैंग्वेज नहीं था, लैंग्वेज भी था, ठीक है ना, इसके साथ साथ जियोग्राफी भी थी, कल्चर भी था और सारी चीजें थी। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा, एमसीक्यू में ये आ सकता है कि मेजर टेस्ट क्या होता है, लैंग्वेज के बेस पे। ओके, फिर हमारा एक लैंग्वेज पॉलिसी भी देखते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या था हमारे कंट्री में। तो लैंग्वेज पॉलिसी में अगर देखेंगे तो इंडिया में लैंग्वेज को बहुत सोच समझ के क्या किया गया है, लैंग्वेज पॉलिसी बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपसे आप भी अगर क्वेश्चन पूछें तो कहेंगे विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे लोग कहेंगे इंडिया। बट कभी भी हमारे लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज को का स्टेटस नहीं दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है क्या कि दैट इट इज अ नेशनल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, वो हिंदी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब 40% जो पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज बोलती है, हिंदी बोलती है। इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इसको क्या बनाया गया जाएगा, इसको क्या बनाया जाएगा, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ जो अदर लैंग्वेजेज हैं, जो इसके साथ साथ जो अदर लैंग्वेजेज जो हैं उनके भी प्रोटेक्शन की बात की जाएगी। ओके, जरा देख लिया जाए लैंग्वेज के बारे में। हाँ, अच्छा देखो यहाँ पे दिया भी है, सॉरी ये स्लाइड हम नहीं दे पाए। मैंने आपको बताया कि मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म, क्योंकि उनके बाउंड्री को चेंज किया गया, ठीक है ना। क्यों चेंज किया गया, ताकि जो जो सेम जो जो मतलब कि जिनका कॉमन लैंग्वेज हो, ठीक है ना, वो एक साथ एक स्टेट में रह सकें। ओके, इसके साथ साथ जियोग्राफी के बेस पे, कल्चर के बेस पे भी हमने नागालैंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, ये सारी चीजें। ओके, लैंग्वेज पॉलिसी को देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या कि इंडिया में किसी भी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अरे यार क्यों, ठीक है ना, हमारे कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है, वो क्या है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उन्होंने बस क्या किया है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। क्यों क्यों, क्योंकि 40% जो है वो क्या है, लोग हिंदी बोलते हैं। ओके, और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को इम्पोज नहीं कर सकती है, मतलब कि फोर्स नहीं कर सकती कि वो आप हिंदी ही बोलिए। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर जो 1022 जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, उनको शेड्यूल उनको क्या किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज बताया गया है। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। अभी मैंने बताया कि 7 शेड्यूल क्या था, इस लिस्ट के बारे में बताता है। लेकिन जो 8 शेड्यूल है वो लैंग्वेज के बारे में बताता है कि कौन कौन सा लैंग्वेज होगा जिसपे गवर्नमेंट काम करेगी उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये याद रखिएगा कि हमारे मतलब कि इंडिया में कितने शेड्यूल लैंग्वेज हैं, तो आप बताएंगे कितने, 22। या ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हिंदी के अलावा, ऐसे क्वेश्चन आता है, हाँ, हिंदी के अलावा और कितने शेड्यूल लैंग्वेज हैं हमारे कंट्री में, तो आप बताएंगे 21। और पूरा अगर पूछ ले तो आप बताएंगे क्या, 22। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि हिंदी के अलावा ये जो 21 लैंग्वेजेस जो और हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको भी हमको प्रमोट करना चाहिए। उसलिए उसको शेड्यूल में रख दिया गया ताकि उस पर टाइम पे टाइम काम होता रहे, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या किया गया, पावर दिया गया कि आप भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बता सकते हैं। जैसे कि यूपी का एग्जांपल केवल हम आपको बताएंगे फॉर जनरल नॉलेज, कि यूपी का जो फर्स्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो हिंदी है। यहाँ भी कोई बताएगा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। पहले इंडिया का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बता दो पहले तुम लोग। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया का। चलो मैं बताता हूँ।
वो इंग्लिश है, ठीक है ना। इंडिया का जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यूपी की बात करें तो हिंदी है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी का है उर्दू। क्या है? उर्दू। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्या किया जाता है। स्टेट वो क्या है, वो आजाद है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को बना सकती है। लेकिन हमारे कंट्री में किसी भी, ये याद रहे कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। हिंदी को इसलिए बनाया गया क्योंकि मैक्सिमम मतलब 40% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलो। इसके साथ साथ कितने शेड्यूल लैंग्वेज है, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी के अलावा कितने हैं, 21 है। ओके, चलिए। और फिर कुछ चीजें यहाँ पे दी गई होंगी, तो आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत इसमें है नहीं। तो हिंदी आपको है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 43% के आसपास यहाँ पे आपको चार्ट में मिल जाएगा। एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी का स्लाइड, देखिए यहीं पे है। ओके ना, चलो। अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते रहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब हम बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं, है ना। ये चार्ट दिया गया होगा तो हम लोग को टाइम बहुत मिलेगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लेंगे पॉलिसी में। अब हम आते हैं डायरेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सिंपल सी बात है कि जब पावर क्या किया जाए, जब पावर को मतलब कि क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके एक और गवर्नमेंट को दे दिया जाए, इवन लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो आपको है, क्योंकि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को एक तीसरे लेवल पे दे दिया जाए, जो लोकल गवर्नमेंट जो है, उसको, उसी सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि क्यों जरूरी है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में हमारी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि ये जरूरी हो गया था क्या, कि हम क्या कर सकें, हम पावर को एक और लेवल तक पहुंचाएं। क्योंकि वो स्टेट तक भी नहीं, क्योंकि यूपी ऐसा स्टेट है, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पे लिखा भी होगा इसमें एनसीईआरटी में। हाँ, देखो क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया, रसिया। महाराष्ट्र इज व्हाट, इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। मतलब कि जो स्टेट अपने आप में इतने कंट्री हैं, तो पावर तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। ओके, तो यही यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, उतना उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि थर्ड लेवल की जरूरत पड़ गई, कि हमको थर्ड लेवल तक, लोकल लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों है, तो आपको पता ही है कि साइज जो है वो ज्यादा हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में काफी देखें कुछ स्लाइड, अच्छा हमको नहीं लग रहा कोई मिलेगा, जरा देख लेते हैं। नहीं तो फिर अरे यार, यही दिक्कत। हाँ, चलो, वेरी गुड, यही है। यही आप आप पीडीएफ जो जब फील होगा ना, तो इसको आप मुझसे मांग लीजिएगा। बहुत अच्छा ये पीडीएफ है, वो मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। बनाया मतलब ये है, क्या बनाया मतलब ये कि सारे पिक को एक साथ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे है ये कि बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, डिफिनेशन आ जाएगा तो लिख लेंगे आप लोग ना। ओके, अब क्या लिखेंगे, मतलब सिंपल सा लिखेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, ओके, तो उसी को कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों जरूरी है ये, तो सबसे पहले ये है कि जो भी लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कि क्यों क्यों जरूरी था ये डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये फील किया गया कि जो लोकल जो इशू हैं, जो लोकल प्रॉब्लम है, उसको लोकल लोग ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसको लोकल लोग ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गांव का जो प्रॉब्लम है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में जमीन को लेके झगड़ा होता है, यहाँ पे हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आ, मतलब कि जो खेतों में जो क्या है, जो गंदा पानी आता है, तो ये जो लोकल प्रॉब्लम वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे समझेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी सही से नहीं समझ पाएगी। तो इसीलिए ये इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया
क्योंकि जो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे बेस्ट वे में कौन सॉल्व कर सकता है, लोकल लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए डिसाइड किया गया दैट पावर शुड बी गिवन टू लोकल पीपल ऑल्सो। गांव को भी पावर दे देना चाहिए, वो लोग अपने में एक लीडर चूज करेंगे जो प्रधान कहलाएगा और फिर वो गांव का काम संभालेगा। और यही सेकंड पॉइंट लिखा भी है, पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन लोकेलिटीज, कि जो पीपल जो होते हैं वो अपने लोकल प्रॉब्लम के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, इसके साथ साथ बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, वो जानते हैं कि जो पैसा हो वो किस चीज के लिए खर्च हो। ठीक है ना, अगर गांव में क्या है, पानी की कमी हमेशा हो रही है, तो पैसा हम रोड बनाने पे खर्च नहीं करेंगे, कम पैसा हम घर बनाने में खर्च नहीं करेंगे, पैसा हम खर्च करेंगे कि तालाब बनवाएं। ठीक है ना, जो वाटर जो कंजर्वेशन का जो भी सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाए, वो उसके लिए जरूरी है। तो ये जानेगा कौन, तो लोकल लोग ही ना। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि पैसा कहाँ पे खर्च करना है उसको सबसे अच्छे तरीके से कौन मैनेज कर पाएगा, लोकल लोग ही मैनेज कर पाएंगे। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पीपुल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो डिसीजन मेकिंग मतलब कि क्या, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, तो लोगों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ होता है, उनको क्या, उन्होंने वोट दे दिया, अब वो कहाँ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एमपी का इलेक्शन हुआ, वोट दे दिया, कहाँ लोकल लोग वहां पे जा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग अपने गांव के मेंबर को चूज करते हैं ना, तो वहां पे वो समझते हैं कि हाँ मतलब हम भी क्या हैं, हम भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है ना, हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी मतलब क्या कर सकते हैं, प्रधान को चूज कर सकते हैं। प्रधान चूज का मतलब ये है कि हम अपने लोगों के बीच में किसी को चूज करेंगे। ठीक है ना, हम किसी को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, कि हम भी क्या हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। हम भी प्रधान बन सकते हैं, हम भी वहां पे वार्ड मेंबर बन जाएंगे। ओके, तो ये चीजें इनको स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में नहीं पता चलती हैं, लेकिन जो गांव का इलेक्शन होता है, आपने देखा भी होगा कि लोग सबसे ज्यादा जोश खरोश के साथ किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो गांव का इलेक्शन होता है। क्योंकि जो चूज होंगे वो गांव के बीच में से ही होंगे, जिनको उन्होंने देखा हुआ है, जिनके साथ वो रहेंगे। उनको नहीं जो एमपी बनेंगे जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं जो एमएलए बनेंगे जाके लखनऊ में बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो प्रधान जो होगा उनके बीच का, वो उनको खुद चूज कर रहे हैं, जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। इसके बाद है टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और लोकल गवर्नमेंट, वही चीजें हम जो अभी बता रहे हैं, ताकि लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता हो कि हमारे पास वोटिंग राइट है, हम अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, हम अपने लीडर को हरा, मतलब कि हम जो भी लीडर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। तो ये चीजें अच्छे तरीके से उनको लोकल में ही पता चलती हैं, ना कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसलिए जरूरी हो जाता है क्या, कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए हमारे कंट्री में। तो ये वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ये पॉइंट आपका एक नंबर का पॉइंट होगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें एक जो मैंने एक तो बताया था वो फीचर वाला, दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं वो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये मैंने बताया कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये क्रिएट हुआ कि कहने के लिए तो पावर दे दिया गया किसको, लोकल लेवल में, लेकिन चीजें सही से नहीं चल रही थी। कभी इलेक्शन टाइम पे नहीं होते थे, केवल रिच ही रिच उसमें जीतते थे, फीमेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 1992 में क्या किया, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। एक किया 73rd अमेंडमेंट, और एक किया 74th अमेंडमेंट। ये था गांव का जो जो लोकल जो गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज जो सिस्टम है। और 74 जो था वो अर्बन एरिया में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें। इसके साथ अब इसमें चेंज क्या क्या किया गया, देखो क्वेश्चन आता है क्या, अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, एक्सप्लेन, कि 1992 में वो कौन से मेजर डिसीजंस लिए गए थे, उनको आप एक्सप्लेन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि 1992 में, अब इसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, मैं अपने पास से बता रहा हूँ। ओके, 1992 में कौन सा चेंज होता है। ओके, इसका आपका क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे, 5 मार्क्स में आएगा तो ये पांचों का पांचों पॉइंट लिखेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। क्या आ जाएगा माइंड में, ये रहे 1992 कि 1992 के एक्ट के थ्रू, ठीक है ना,
किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया था, क्या क्या उसमें प्रोविजन किया गया था। तो सबसे पहले प्रोविजन ये किया गया था कि जो इलेक्शन जो रेगुलरली नहीं हो रहे थे उसको मैंडेटरी किया कर दिया गया। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स कर दिया गया कि आप 5 ईयर पे वो इलेक्शन होना ही होना है कैसे भी। जैसे लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है, वैसे 5 ईयर में लोकल इलेक्शन भी होना चाहिए, और ये होता भी है। क्योंकि रिच लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए ये भी डिसाइड किया गया कि अब रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाएगा। एससी एसटी और बीसी या फिर जो ओबीसी जो हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। वुमेन इसमें पीछे रह जाती थी, तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया कि 1/3 या फिर 33% जो सीट होगी वो वुमेन के लिए, किसी भी कास्ट के वुमेन के लिए वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। तो ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये वाला ये एमसीक्यू में बहुत आता है कि जो 1992 का जो एक्ट आया था उसमें लोकल गवर्नमेंट में कितना सीट वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया। तो ऑप्शन में अगर 1/3 है तब भी सही है, 33% है तब भी सही है। ओके, इसके साथ साथ एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया, और इसका काम केवल यही था कि वो लोकल इलेक्शन को हेल्ड कराए। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसको कौन करवाता है, जो इलेक्शन कमीशन है हमारे कंट्री का, ठीक है ना। लेकिन पंचायती चुनाव कौन करवाता है हमारे कंट्री में, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसका काम केवल यही है कि जो ये लोकल जो इलेक्शन जो होते हैं, जो ये नगर पालिका जो ये गांव का इलेक्शन होता है और नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है उसको ये स्टेट गवर्नमेंट करवाता है। ओके, इसके साथ साथ जो रेवेन्यू जो है, ठीक है ना, मतलब क्या किया गया था, रेवेन्यू भी बहुत सारा बहुत सही नहीं था उस समय। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स लेने का पावर दिया ही नहीं था लोकल गवर्नमेंट को। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर देना चाहिए रेवेन्यू का, किसको, लोकल बॉडीज को, ताकि वो भी टैक्स ले सके, उनके पास भी इनकम आ सके। तो ये था आपका 1992 का एक्ट, जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को एकदम पावरफुल बना दिया गया। ठीक है, आज का जो लास्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, कि जो पंचायती राज जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो पंचायती राज सिस्टम है उससे एमसीक्यू आपसे पूछता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है इससे, बट उससे क्या करेगा, एमसीक्यू पूछेगा। तो विलेज में अगर देखते हैं तो विलेज का जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं उनको कलेक्टिवली ग्राम पंचायत कहते हैं, और जिसका जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। ठीक है ना, सरपंच कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे जान जाइए कि इनको जो सरपंच हैं, ठीक है ना, मतलब प्रधान, और जो वार्ड मेंबर हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, तो जो वोटर्स होते हैं गांव के, ठीक है ना। तो जो गांव के वोटर्स जो होते हैं उनको हम ग्राम सभा कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन कई बार आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ग्राम सभा किसको कहते हैं। ओके, मतलब क्या है, ग्राम पंचायत फाउंड बाई ग्राम सभा, ओके, हेडेड बाई सरपंच, ये चीजें हैं। अब ये ग्राम सभा क्या है, तो उस किसी भी विलेज में जो वोटर्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मतलब कि जो वोट देते हैं, उन्हीं को हम ग्राम सभा कहते हैं। ओके, तो ये जो क्या है, जो ग्राम मतलब ग्राम पंचायत कैसे क्या हुआ, वार्ड मेंबर्स उसी गांव के, मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, और 7 से लेके 15 तक क्या होंगे, उसमें वार्ड मेंबर होंगे, जो सदस्य जिसको कहते हैं वार्ड मेंबर। ओके, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो वार्ड मेंबर जो होते हैं उनको भी लोग ही इलेक्ट करते हैं। ओके, आपने कभी लोकल इलेक्शन को देखा होगा, आपने इनमें से कई लोगों ने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अ, सदस्य का भी चुनाव होता है उसमें, ठीक है ना, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, इसके साथ सदस्य का भी चुनाव होता है, आपने उसको देखा होगा। उसी को वार्ड मेंबर कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता उनका, बट वो वार्ड मेंबर कहते हैं। इस तरह से वो एक तरह से मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, सरपंच होता है और वार्ड मेंबर होते हैं, उनको मिला के ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करता है, मतलब कि सरपंच और वार्ड मेंबर को इलेक्ट कौन करेगा, ग्राम सभा इलेक्ट करेगी। ठीक है, ग्राम सभा कौन होती है, मतलब कि जो वोटर्स होते हैं गांव के, वो ग्राम सभा होती हैं। चलिए ब्लॉक लेवल पे देखते हैं, जो सेकंड लेवल जो आता है एक तरह से अगर देखा जाए, तो उसमें एक पंचायत से बहुत ज्यादा फेमस पढ़ना, पंचायत समिति जो होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। जैसे ये जो हमारे वहाँ जो महाराजगंज में ब्लॉक है, कई गाँव को मिला के क्या किया है, वो ब्लॉक बना दिया गया। और ये जो ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चूज करता है, तो वो जो पंचायत मेंबर जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, जिला पंचायत सदस्य जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो मिलके क्या करते हैं, इस मेंबर को चूज करते हैं। और इसका जो हेड होता है एक तरह से वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ जिसको कहते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख भी एक होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जिला परिषद कहीं कहीं पे होता है, हर जगह पे नहीं होता है। और जिला चेयरपर्सन उसको कहते हैं। बट अब विलेज वाला ही याद रखिएगा, मेन ये विलेज वाला, और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको याद रखिएगा।
सिटीज में वो तो गांव का हो गया। सिटीज में जो है तो सिटी दो तरह की हैं, एक है मतलब एक है टाउन्स और दूसरी है बिग सिटी। जैसे टाउन मतलब महाराजगंज हो गया, तो यहाँ पे कहते हैं उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, मतलब कहते हैं नगर पालिका। हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। म्युनिसिपैलिटी क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। और इसका जो हेड होता है उसको चेयर पर्सन कहते हैं, मतलब अध्यक्ष कहते हैं। जैसे कृष्ण गोपाल जायसवाल क्या है, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, म्युनिसिपैलिटी के वो चेयर पर्सन हैं। बड़ी सिटी होती है गोरखपुर की तरह, तो इनको हम, क्या हुआ, वो एक्चुअली डिपेंड करता है और वो पॉपुलेशन साइज पे समय, ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज अगर विलेज का ज्यादा होगा तो मैक्सिमम वहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक डोंट, कोई एक क्राइटेरिया हमको नहीं याद आ रहा है अभी, पता नहीं है भी कि नहीं। ओके, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। ओके, तो उसमें वो पॉपुलेशन डिपेंड करेगा कि इस गांव का पॉपुलेशन कितना है, तो इस तरह से नहीं कह सकते। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो कम विलेज आ जाएंगी। तो जो बिग सिटी जो होती हैं उनको, जैसे गोरखपुर हो गया, उनको नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो हेड होता है उसको हम मेयर कहते हैं, उसको हम अध्यक्ष नहीं कहते हैं, उसको हम चेयरपर्सन नहीं कहते, उसको मेयर। इसको हिंदी में महापौर कहते हैं, बट आप लोग मत पढ़िएगा हिंदी में ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको नगर निगम कहते हैं, उसके हेड को मेयर कहते हैं। और जो म्युनिसिपालिटी जैसे महाराजगंज का है उसके हेड को हम चेयरपर्सन का, जिसको अध्यक्ष कहते हैं। तो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है और नगर निगम का मेयर होता है। म्युनिसिपालिटी का चेयरपर्सन होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या होता है, मेयर होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि ये एक दिन का क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, बट अभी नहीं। बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन जो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ बस वो एक बार आपके सामने आ जाए। ओके, थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा, ज्यादा नहीं। इसमें तो मैंने ट्राई तो किया है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक जो अभी, थैंक यू सो मच कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। काफी अच्छा लगा कि आप लोग को ये क्लास बेनिफिशियल लगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा ताकि एक बार हमको कॉन्फिडेंस हो जाए। इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें, डिक्टेटरशिप, यूनिटी मोनार्की, फेडरलिज्म? जल्दी बताओ, जल्दी एकदम तुरंत। वेरी गुड, फेडरलिज्म। सेकंड का बताओ, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट डज यूजुअली है, यूजुअली, यूजुअली कितना लेवल होता है? टू की थ्री, टू की थ्री, टू की थ्री, टू की थ्री। किसी का थ्री नहीं आया? वेरी गुड। यूजुअली जब की बात की जाएगी तो टू ही होगा। ओके, इंडिया में थ्री है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी कंट्रीज, इसको छोड़िए तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। बताओ, अगर कोई फेडरल सिस्टम है, प्योर सिस्टम, तो जो स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, नहीं दे सकती है, मे और कैन नॉट, कैन नॉट, डी 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 डी। डी ऑप्शन किसका आ रहा है, ए एंड सी? डी ऑप्शन आ रहा है। देखो, हम इसमें 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 ऑप्शन हमको है वो क्या करेगा, बी, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी नहीं। ए कैन और मे नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरल सिस्टम है, अगर फेडरल सिस्टम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये लाइन है किसका, एनसीईआरटी का। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कैन और मे में फंस जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सा दिमाग लगाएंगे कि ये लाइन ही है फेडरल बारे में, इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, चलिए आगे 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 आगे। चलो, इसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। मतलब क्या है कि ये एक फीचर वाले में ये लाइन था, तो इसमें ये था कि अलग अलग टाइप, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट, वो सेम सिटीजन गवर्न करेगी, लेकिन उनका जो पावर ऑफ एरिया होता है वो अलग होता है। उसको हम कौन सा टर्म यूज करते हैं उसके लिए? अरे वाह, वेरी गुड। मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड। ज्यूरिडिक्शन, वेरी गुड। ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, कैन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिलैटरली चेंज्ड वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है वो कोई एक लेवल चेंज कर सकता है? मैंने आपको बताया था। इसका आंसर तो सबका सही आना चाहिए, नो। वेरी गुड। सीजन थोड़ा जल्दी रिप्लाई करिए आप, ओके, कंफ्यूजन रहेगा। चलिए, मैं अगले ये पढ़ता हूँ 8 वाला क्वेश्चन। व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, मतलब कि कोई इंडिपेंडेंट जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो एक पास आती हैं,
और वो कौन सा चीज, कौन सा करती है, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाती है। इसमें से कौन सा एग्जांपल है कमिंग टुगेदर का? ऑप्शन नंबर जल्दी। सी। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें डायरेक्टली बता दो, इतने लंबा चौड़ा स्टेट में इन दो इधर है, क्या इसमें कोई ऐसा है जो जो आपको क्या लग रहा है, क्या पूछा है? होल्डिंग टुगेदर कौन है इसमें से, तीनों में से? इंडिया स्पेन, अरे वाह, क्वेश्चन तो आपका बी आ ही गया, चलो ठीक है, गुड। विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, 10 वाला बताओ, यूनियन लिस्ट में कौन आएगा इसमें से? पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड। बैंक। जल्दी बता जा, टाइम नहीं लेने का, जल्दी बताओ। बैंक। बता ना, पुलिस आ गया, स्टेट आ गया, एग्रीकल्चर दोनों में आ जाएगा, ट्रेड, फिर बैंकिंग आपका क्या होगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। स्टेट लिस्ट में कौन सा आएगा इसमें से? डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, पुलिस, जल्दी बताओ। डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, पुलिस, किस कम्युनिकेशन, पुलिस? पुलिस, वेरी गुड, पुलिस है ना, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, कर्नाटका पुलिस, तो स्टेट की अपनी पुलिस होती है, ओके। चलो 12 वाले देखें। विच ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये कौन सा लिस्ट ऐसा होता है जिसपे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? जल्दी, 12 वाला बताओ, जिसपे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। टी। टी मतलब क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, टी मतलब अच्छा शॉर्ट में। करेंसी पे नहीं बना सकती, डिफेंस तो नहीं बना, एग्रीकल्चर स्टेट का रहेगा, ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, देखें ऑप्शन आप लोग सी कर रहे हैं ना। हाँ, ट्रेड यूनियन, ओके। डिफेंस पे कैसे होगा किसी का डिफेंस? डिफेंस क्या, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट में है। करेंसी यूनियन लिस्ट में है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट में है, ट्रेड यूनियन आपका कंकरेंट में है, ओके। व्हाट इज मीन बाय रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, अब ये बताओ, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो यूनियन लिस्ट में आता है उसको, स्टेट में आता है उनको, जो दोनों में आते हैं उनको, और जो किसी लिस्ट में नहीं होता है उनको। डी वाला जो किसी लिस्ट में था ही नहीं, बाद में उसको इंक्लूड किया गया। चलो अब ये एग्जांपल बता, अरे यार, हाँ अभी जल्दी से 14 में एग्जांपल बता दो तो। गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट अंडर द रेसिडरी लिस्ट, इसमें से कौन सा रेसिडरी लिस्ट का सब्जेक्ट है? करेंसी नहीं, इरिगेशन नहीं, आगे देखते हैं। अ, इन दोनों बताओ। ये आ गया, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। फिर इसमें, हाँ इसमें बताएगा, मैंने आपको बताया था कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दिया गया है, तो इसमें वही है कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को स्पेशल पावर दिया गया। क्यों दिया गया स्पेशल पावर? क्योंकि वहां पे ट्रेड करना था, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए दिया गया था, या फिर उनका जो लैंड राइट, या फिर जो उनकी जो इंडिजीनियस, जो उनकी जो नेचुरलिटी थी, उनके वजह से नेचुरल चीजें उनके पास थी। एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए, किसके लिए? बी। अरे वाह, तुम लोग तो एकदम मास्टर आदमी हो। चलो 60 में है, गिव अ फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? पावर ऑफ स्टेट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर, इसको नहीं, ये होता है, ये मैं बताता, क्योंकि मैं बताया था यूटी के बारे में मुझे बताना था। तो आप, क्योंकि क्वेश्चन आपके माइंड में रहे कि ये ऐसे क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं जनरली जो बहुत छोटे होते हैं, और उनको हम किसी और स्टेट में मिला भी नहीं पाते हैं, इसलिए उनको अलग बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाता है, उनको यूटी कहते हैं, ओके। चलो 17 जो बताएगा, अगर जल्दी बता दिया ना तो मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल हो गया। मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है जल्दी से, बट चेंज किया जा सकता है ना, डिफिकल्ट तो होता है लेकिन चेंज किया जा सकता है। उसमें ये था कि पहले तो वो दोनों हाउस से, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से क्या होगा, राज्यसभा से वो पास होगा। उसके बाद उसकी लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, कितने मेजोरिटी से? कितने, पता नहीं बी वाला कौन सा आ रहा था आपका, अरे पहले ही तुम लोग बता रहे हो, अरे वाह। चलो अब क्या पूछना है कुछ, आप लोग तो ऐसे ही बता दिए। 3/4 मेजोरिटी से पास होगा तब वो पास, मतलब ये होगा कि उसमें चेंज किया जा सकता है, ओके। हाँ अब ये भी बता दो, ये भी थोड़ा टफ है लेकिन हमको लगा आप जान जाएंगे। द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, उसका सबसे पहला टेस्ट क्या था? ये भी बता दिए। स्टेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, बिल्कुल नहीं, इसका है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यस, सी वाला। मैं बता था कि सबसे मेजर टेस्ट क्या था, कि इंडिया में लैंग्वेज के बेस पे ही स्टेट बना दिया गया, ओके। वेरी गुड शहबाज, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्या है यहाँ पे, ऑन विच बेसिस द लिस्टेड, वही है, चीजें सेम है। नागालैंड उत्तराखंड को किस बेसिस पे, क्योंकि उनकी उनका जो क्या है बेसिस ऑफ कल्चर और एथनिसिटी उनकी अलग थी। ओके, जल्दी बताओ, हिंदी द मदर लैंग्वेज ऑफ, 20 का बताओ, 20 का, 20 का बताना, 20 का, 20 का, 20 का, 20 का सी आ रहा है, 40, वेरी गुड, वाह। बिसाइड हिंदी, 21, बिसाइड हिंदी, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर देयर बिसाइड हिंदी, ध्यान देना, 21, अरे वाह, गुड गुड गुड। क्या कितना है, 21 बिसाइड हिंदी। ओके, 22 में है आपका, ये मैंने ये कोलिशन वाला जो था उसको मैंने अभी आप लेफ्ट करिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं था हमारे पास। ओके, इसमें अगर हम आते हैं, लैंग्वेज का था, तो लैंग्वेज का पोर्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो पता हो जाएगा कि सेकंड नंबर पे हिंदी के बाद कौन है। ओके, और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन खास है नहीं, तो मैं आपको जल्दी से बताता रह रहा हूँ। ओके, इसमें है, हाँ, ये है यहाँ पे जो मैं लास्ट बता कि फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जब पावर शेयरिंग हुई थी तो उसमें एक और टायर की जरूरत पड़ी, एक और लेवल की जरूरत पड़ी, उसको क्या कहा गया, 28 वाला बताना। वेरी गुड, लोकल गवर्नमेंट कहा गया। ओके, अब ये बताओ कि किस ईयर, कब वो चेंज हुआ था जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, मैंने बहुत अच्छे से बताया है अभी, 1992। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd एंड 74th। वाह, ये बता दो फिर, लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें कितनी सीट वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, ई, अरे वाह, वेरी गुड, ए, 1/3। अब ये सारी चीजें आसान है, मतलब बेल्जियम क्या, किस में चेंज हुआ तो फट पता है, पावर को डिवाइड करेगा तो फेडरल में चेंज हो जाएगा। बेल्जियम में कौन सा है, फेडरल है, तो ये चीजें क्या बतानी है आपको। फेडरल पावर डिवाइड मीन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, मतलब कि ये अब फेडरल में क्या किया था, पावर को डिवाइड किया था किस किस चीज में, ये भी आपको बताया, सेंट्रल और वेरियस यूनिट्स में। यूनिटरी सिस्टम किसके पास होगा, यूनिटरी सिस्टम किसके पास होगा, चलिए देखते हैं। इंडिया इसमें है तो ये गलत हो गया, इसमें बेल्जियम है तो गलत हो गया, इसमें चाइना श्रीलंका, चलिए देखते हैं, इसमें देते हैं फ्रांस जर्मनी इंडिया, ये भी गलत हो गया, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जहाँ पे आएगा यूनिटरी तो होगा नहीं, फेडरल वाला मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो गया सी वाला ऑप्शन। अरे वाह, तुम लोग का सी आ रहा था, वैसे एक ही लोगों का सी आया है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछने लग रहा है। ओके, 35 भी नहीं कुछ जानने की जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर नहीं दे सकता किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, चलो ठीक है। हाँ, ये बता दो क्या है, और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद पावर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट, क्या कहते हैं इसको। अरे वो तो पहले हम बताए थे, फेडरलिज्म, कोई जरूरत नहीं जानने की। स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें देखा जाए 37 वाला, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू, फिर वही है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल वो नहीं है। ओके, कमिंग टुगेदर का एग्जांपल इसमें से कौन सा एबीसीडी में से, आंसर भी यहाँ पे दे दिया लग रहा है, तो कमिंग टुगेदर का यूएसए एक अच्छा एग्जांपल है। ओके, 39 का देखते हैं, 14 फीस कैसे, अच्छा वो उसका है। 39 का देखते हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो 39 वाले में क्या होगा, पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विथ, हाँ चलो ये बताओ, देखिए कौन समझता है इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने का मतलब कि एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रोविजन में, तो कौन सामने आता है, बी, जी, अरे वाह, वेरी गुड। हालांकि कोर्ट्स बहुत गलत नहीं होगा, हमको कोर्ट लिखना नहीं चाहिए था, और ऑप्शन में रहेगा भी नहीं, पता नहीं कैसे कोर्ट आ गया, सो जी